हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर और आप इसको कह सकते हो कि आपका लास्ट चैप्टर जो है कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट का, वो हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम भी आपके पास प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो नाम है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है। सिंपली आपको पता है, आपने अपना एक ड्रग स्टोर ओपन किया है, हमने देख लिया कि क्या क्या किस तरीके से हमको मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए उसको ओपन अप करने के लिए, वो हमने कर लिया। अब ओपन करने के बाद में आपको प्रोक्योरमेंट करवाना पड़ता है। प्रोक्योरमेंट बेसिकली क्या है कि आपको अपने ड्रग स्टोर के अंदर अब क्या क्या सामान चाहिए, वो सामान की आपको लिस्ट बनानी है, वो सामान आपको परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, ये सारी चीजों को एनालाइज करना इस प्रोक्योरमेंट। साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो प्रोक्योरमेंट मतलब सामान खरीदना, ठीक है। और उसके पहले की जितनी भी प्रोसेस आती है कि एनालाइज करके खरीदना है, किससे खरीदना है, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर आ जाती है। दूसरी चीज आपके पास आती है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, आपने सामान खरीद लिया है, आपके पास सारा स्टॉक आ चुका है, बट अब आपको उसको मैनेज किस तरीके से करना है अपने ड्रग स्टोर के अंदर, किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट करनी है, किस तरीके से उसको रखना है, वो सारी चीजें आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाती है, ठीक है। मतलब पहले सामान खरीदा और अब सामान खरीदने के बाद में उस सामान को आप रख कैसे रहे हो, उसकी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, ये सारा कुछ आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाता है। क्लियर। तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी कि प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, शॉर्टलिस्ट करना है और परचेजिंग करनी है कि हमें कौन से गुड्स और सर्विसेज हमें चाहिए। गुड्स और सर्विसेज का इधर यही मतलब है कि कौन से प्रोडक्ट्स हमको चाहिए। और हम यहाँ पे ड्रग स्टोर की बात करें तो मेनली हमें कौन सी मेडिकेशंस यहाँ पे चाहिए, कौन से कैप्सूल्स हमें मेनली मंगवाने हैं, कौन से इंजेक्शंस मंगवाने हैं जो हमारे यूजुअली गो थ्रू होते हैं, जिनकी सेल कंटिन्यू होती है। तो वो गुड्स और सर्विसेज हमको कौन से मंगवाने हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इन जनरल डॉक्टर्स मेनली क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखते हैं। वो चीज आइडेंटिफाई करके शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 50 दवाएं लिखी है तो पूरी 50 तो आप मंगवा नहीं सकते हो। तो शॉर्टलिस्ट करोगे कि ज्यादा से ज्यादा कौन सी सेल होती है, वो आपको शॉर्टलिस्ट करनी है और उन सबकी परचेजिंग करवानी है, ठीक है। ये तीनों चीजें कंपाइल करके आपके पास क्या बनाती है, प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब प्रोक्योरमेंट के अंदर ही आपके पास ये मल्टीटास्किंग का काम आता है, जो कि आपस में इंटरचेंजिंग होती है। सिंपली या तो मैं कह दूं कि सब स्टेप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास ये 3 मेजर स्टेप्स आते हैं, जो क्या है, प्रोक्योरमेंट है, परचेजिंग है और सोर्सिंग है। तो सबसे पहला जो आपका आया है प्रोक्योरमेंट, इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई भी आपको गुड्स और सर्विसेज, मेडिकेशंस जो भी आपको चाहिए, उसकी एनालिसिस करनी है आपको। जो हमने अभी देखा कि आइडेंटिफिकेशन करनी है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना है, बेसिकली उसकी पूरी स्टडी करनी है, ठीक है, कि क्या सामान हमको मंगवाना है, कौन से मेडिकेशन हमको मंगवाने हैं। आइडेंटिफिकेशन कर दी, उसके बाद में मेन प्रोसेस जो आपकी आती है परचेजिंग की, कि वो आपको खरीदना है। तो एक्चुअल परचेज का काम जो होता है वो परचेजिंग के अंदर होता है, एक्चुअल परचेज वाली चीज यहाँ पर होगी। और तीसरी चीज आपके पास आती है सोर्सिंग। सोर्सिंग का क्या मतलब है कि आपने अगर किसी से भी, मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक होलसेलर से दवाइयां लेते हैं रिटेलर्स, ठीक है, या तो फिर मैन्युफैक्चरर से लेते हैं डायरेक्टली। तो 2 चीजें होती है आपके पास, या तो एक है होलसेलर, दूसरी चीज है मैन्युफैक्चरर। और ये चीज हमें आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो इसके अंदर आप ये चीज देखिए कि सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो आपकी दवाइयां बनाता है, ठीक है। उसके बाद में वो सारी दवाइयां किसको देता है, होलसेलर को, ठीक है, सेल वेल करता है। बीच में और भी स्टेप्स आते हैं कि वो काफी क्वांटिटी वाला, जो होलसेलर के पास मान लो अगर 100 बॉक्सेस आते हैं तो उससे पहले 500 बॉक्सेस वाला भी एक होलसेलर होता है। तो वो चीज आती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो दवाइयां बनाता है, उसके बाद में होलसेलर के पास वो दवाइयां जाती है, फिर वो सारी चीजें, ये और दवाइयों नहीं है, हर चीज के अंदर ये चीज होती है। फिर आपके पास आते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स के बाद में आपके पास चीजें आती है कंज्यूमर्स तक। होलसेलर जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो सामान परचेज करता है, वो आपका होलसेलर होता है। फिर वही होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर्स में, अलग अलग रिटेलर्स में, कि सबको धीरे धीरे, मतलब कुछ कुछ, जैसे मान लो अगर 100 बॉक्सेस हैं तो सबको 20 बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अकॉर्डिंग टू, वो आपका रिटेलर होता है, ठीक है। अब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर सिंपली वो पर्सन है जो आपको डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड होता है, जो आपको सामान देता है। जैसे अगर मैं ड्रग स्टोर की बात करूं तो फार्मेसी स्टोर में जो फार्मासिस्ट बैठा होगा वो आपका रिटेलर होगा। वो डायरेक्टली आपको कंज्यूमर्स को, दैट मीन्स हम जो ग्राहक हैं, पेशेंट है, उनको दवाइयां दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज यहाँ पे बात आ रही थी सोर्सिंग की। तो सोर्सिंग में क्या देखा हमने कि मान लो अगर किसी भी एक होलसेलर से आपने सारी दवाइयां ली है, या एक से ज्यादा, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है हम एक ही लें, तो एक से ज्यादा होलसेलर से आपने दवाइयां ली और आपको ऐसे रियलाइज हुआ कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसका काम अच्छा है, इसकी सर्विस अच्छी है, ऑन टाइम आपको डिलीवर कर रहा है, रीजनेबल आपको प्राइसेस लग रही है, तो अब आप क्या करोगे कि आगे से मैं इसी से ही मंगवाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज होती है सोर्सिंग की। सोर्सिंग मतलब सिंपली आपको उससे कनेक्शंस बनाने हैं,
इफ यू फील कि आपके बिजनेस में आगे आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है तो आपको इससे सोर्सिंग करनी है और कनेक्ट होकर के रहना है। ये चीज आपके 3 सब पॉइंट्स आते हैं प्रोक्योरमेंट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोक्योरमेंट आप जो कर रहे हो तो वो प्रोक्योरमेंट के अंदर स्टेप्स कौन कौन सी आती हैं। तो मेनली आपके पास यहाँ पे 7 स्टेप्स आती हैं। सिंपली मैं अभी एक बार और क्लियर कर दूं कि प्रोक्योरमेंट का सिंपली मीनिंग क्या है कि आपको सामान को खरीदना है, टू परचेज, ठीक है। आपको सामान यहाँ पे सिर्फ खरीदना है। तो अब उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या है वो हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहला क्या है स्टेप 0 के अंदर कि नीड्स रिकॉग्नाइजेशन। नीड रिकॉग्नाइजेशन का क्या मतलब है कि मुझे ये देखना है कि अपने ड्रग स्टोर में रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना कि एक्चुअल में मेरे को गुड्स की जरूरत है या फिर नहीं है। गुड्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट मेरे को जो चाहिए उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ड्रग स्टोर है, उस ड्रग स्टोर के अंदर मैंने देखा कि पैरासीटामोल की मेरे पास काफी सारी बॉक्सेस रखे हुए हैं, बैच नंबर वाले, एस्पिरिन के रखे हुए हैं, कफ सिरप सारी रखी हुई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कफ सिरप केवल एक बॉक्स ही बचा हुआ है और सीजन भी मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि सर्दियों वाला है, तो अब आपको ऐसा रियलाइज हुआ है कि कफ सिरप मुझे मंगवा लेनी चाहिए। तो वो चीज क्या है, मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे उसकी जरूरत पड़ भी रही है या फिर नहीं पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको नीड्स रिकॉग्नाइजेशन करना है कि आपको उन चीजों की जरूरत देखनी है कि उसकी कितनी जरूरत आपको पड़ रही है। दूसरी चीज, अब आपको रियलाइज हो चुका है कि हाँ ठीक है कफ सिरप मेरे पास कम पड़ रहे थे तो मुझे मंगवा लेने चाहिए क्योंकि आगे सीजन इस चीज का है। सीजन एज इन कि बच्चे बीमार ज्यादा हो रहे हैं, कफ सिरप वाली चीजें ज्यादा रिक्वायर हो रही है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है कि स्टेप 1 के अंदर कि परचेज रिक्वेस्टेशन। परचेज रिक्वेस्टेशन क्या है कि परचेज मतलब खरीदना, रिक्वेस्टेशन मतलब यहाँ से आप देख सकते हो रिक्वेस्ट मतलब जो भी मान लो आपके ड्रग स्टोर के अंदर आप 5-6 आप मेन फार्मासिस्ट हो, आपने नीचे अंडर में कुछ लोग लगाए हुए हैं काम करने के लिए, किसी एक को मेंबर को आपने कहा था कि स्टॉक को वेरीफाई करके आओ कि कितना सामान बचा है कितना सामान नहीं बचा है। उसने आके आपको रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद में अब आप वो जो रिक्वेस्ट लाया है कि मान लो इस बॉक्सेस में पैरासीटामोल कम थी, यहाँ पे कफ सिरप कम थी, ये दवाई हमको मंगवानी है, बीपी की दवाइयां सारी खत्म हो चुकी है, इस तरीके से रिक्वेस्ट वो पूरी तैयार करके लाया है। या रिक्वेस्ट में इसकी सिंपली मैं कह दूं कि एक रिटर्न में वो चीजें लिख करके लाया कि ये दवाई खत्म हो गई, अब आपको ये सारी दवाइयां मंगवानी है। तो वो चीज क्या होगी, परचेज रिक्वेस्टेशन। वो कोई भी आपके अंडर में कोई भी काम कर रहा है तो वो चीज होगी। या हो सकता है अगर मान लो आप किसी में इन्वेंट्री कंट्रोल का आप कहीं का पार्ट हो तो आप वो रिक्वेस्ट अपने हेड को ट्रांसफर करोगे, ठीक है। ये चीज होती है परचेज रिक्वेस्टेशन की। नाम से ही देख लेना, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। ये रिक्वेस्टेशन मतलब रिक्वेस्ट वाली चीज आ रही है और ये रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चीज आती है रिक्वेस्टेशन रिव्यू। वही चीज है कि रिक्वेस्ट आपके पास आई रिक्वेस्ट परचेज की, अब उसकी रिव्यू करेंगे। जैसे मान लो आपके पास जो भी आपका नीचे काम करने वाला एक जूनियर था वो आपके पास एक लिस्ट लेकर के आया है, अब उसने कहा कि 20 दवाई मंगवानी तो 20 की 20 तो मंगवानी दोगे, आप भी एक बार रिव्यू करोगे, देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो वो चीज ही आपकी क्या होती है रिव्यू की, ठीक है, कि रिक्वेस्टेशन रिव्यू। अब जैसे मान लो अगर आप किसी इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट हो, आपने अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री के अंदर देख लिया कि मुझे ये दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, कुछ भी रॉ मटेरियल की XYZ किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, आपने एक लिस्ट बना के अपने हेड को दी। अब वो हेड क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा, डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू करेगा सारी चीजें, और हो सकता है इन पर्सन जाके भी वो इन्वेंट्री में देख ले कि सामान कितना रखा है कितना नहीं रखा है। तो बेसिकली आपकी जो भी रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट का रिव्यू करना आपका एक और प्रोसेस यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सोलिसाइटेशन। सोलिसाइटेशन का क्या मीनिंग है, सिंपली इनवाइट करना। अब इनवाइट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रिक्वेस्ट रिव्यू करी है, कोई भी रिक्वेस्ट आपने बनाया है, आपने यहाँ पे कोई भी परचेज ऑर्डर बनाया होगा कि किस तरीके से हमको काम करना है, कि हमें क्या क्या चीज़ों को ऑर्डर करना है, तो वो परचेज ऑर्डर या कोई भी प्रोक्योरमेंट प्लान आपने बनाया होगा, तो अब आगे वो कन्वे करते हो आप। कन्वे करना एज इन कि मान लो कि इस इंडस्ट्री से मेरी बातें होती है, 4-5 इंडस्ट्रीज है जिनसे मैं यूजुअली अपना प्रोडक्ट खरीदती हूँ, तो मैंने उन 4-5 को एक नोटिस डाल दिया, एक मेल डाल दिया कि मेरे को इन चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या होगा, अगर मान लो कि आपके पास कुछ भी 20 रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल कि आपको ये 20 चीजें फुलफिल करनी है, और कोई कंपनीज हैं आपके पास, मान लो A, B और C, इन 3 चीजों से 3 जगहों से या आपके सप्लायर्स हैं, आप यहाँ से सामान यूजुअली मंगवाते हो। तो अगर मान लो A के पास इस बार 20 में से केवल 10 चीजें ही अवेलेबल है, B के पास 15 अवेलेबल है और C के पास 18 या 19 अवेलेबल है, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट आपके पास थी। तो इसके बेसिस में क्या होगा, आपको तो नहीं पता ABC तीनों के पास में क्या क्या अवेलेबल है, तो ये क्या करेंगे, आपने इन तीनों को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि इन जनरल आप इनसे कनेक्टेड हो, आपकी यहाँ पे सोर्सिंग अच्छी है। तो अब ये तीनों क्या करेंगे, आपको अपना अपना बता देंगे कि मेरे पास इतना इतना अवेलेबल है, मेरे पास 10% माल अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे पास 50% है, यहाँ पे मेरे पास 90% तक का आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। या फिर वो आपको अप्रोच करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इनको भी तो अपनी सेल करवानी है, तो ये डायरेक्टली तो कहेंगे नहीं कि 10% है, कि मेरे पास इतना इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है,
इतना मैं आपको इतने टाइम में अवेलेबल करवा सकता हूँ, आपको बेसिकली वो अप्रोच करेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी जो भी डिमांड्स है वो कहाँ फुलफिल हो रही है बेस्ट, ठीक है। तो जो भी आपकी बेस्ट फुलफिल होगी आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। मान लो सी प्रोडक्ट आपको ऐसा लग रहा था कि रीजनेबल भी दे रहा है, आपके बजट के अंदर भी है और सामान भी उसके पास सारा अवेलेबल है और वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देगा, तो आप सी को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसने भी अपना कोई कोटेशन दिया होगा कि मैं आपको इतने इतने टाइम में सामान पहुंचा दूंगा। तो वो चीजें करके आप क्या करोगे, परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और टाइम लिमिट आपको पता होती है कि कब तक सामान आ जाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि खांसी की दवाई खत्म हो गई है तो आज से 2 महीने बाद खांसी की दवाई आ रही है, तो वो 10 दिन के अंदर ही आ जानी चाहिए ना, वो चीज है, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर क्या करेगा, आप जो भी आपके सप्लायर्स हैं वो सारे सप्लायर्स आपको कोटेशन भेजेंगे, वो भी आपको अप्रोच करेंगे। आपने उनको एक बार बता दिया कि मुझे ये चाहिए, फिर वो आपको अप्रोच करेंगे, फिर आप उन तीनों चारों में से कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट करते हो और अपना जितना भी ऑर्डर है उसी से प्लेस करवा लेते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या होती है, सोलिसिटेशन प्रोसेस के अंदर ही काम आता है, मतलब इनवाइट करना है आपको बेसिकली अपने सामान के लिए किसी को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इवैल्यूएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। इवैल्यूएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग यहाँ पे यही है कि आपने वो जो मैंने एबीसी वाली चीज बताई कि आपको एनालाइज करना है कि इन तीनों में से कौन आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट सबसे कम टाइम में सबसे कम प्राइस में अवेलेबल करवा देगा, वो चीज आपको इवैल्यूएट करनी है, उसकी जांच पड़ताल करनी है और फिर उसके साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट बना लेना है अपना, कि जो भी है इतने टाइम में मैं आपको इतना एडवांस दे दूंगा, जो भी पेमेंट वगैरह के इश्यूज हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये सारा इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट आपके पास आती है ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट क्या है कि आपने जितना भी ऑर्डर प्लेस किया है उसने वो ऑर्डर को क्या किया, उसने किस तरीके से मैनेज किया, आपकी बिलिंग कैसे हुई है, दोनों के बीच में क्या क्या कॉन्वर्जेशन सारी हुई है। आपने ऑर्डर मैनेजमेंट में ये चीजें भी आ जाती है कि आप ओवर स्टॉकिंग वगैरह ना कर जाएं, ठीक है। ओवर स्टॉकिंग मीन्स कि मान लो कुछ सामान तो रखा था बट हमने और मंगवा लिया कि ठीक है चाहिए होगा, इस तरीके से ओवर स्टॉकिंग की कंप्लेन भी यहाँ पे हो सकती है। तो बेसिकली ऑर्डर जो भी आप मैनेज कर रहे हो, ऑर्डर जो भी आपने परचेज ऑर्डर लगाया है उसको आपको अच्छे से मैनेज करते हुए यहाँ पे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इनवॉइस अप्रूवल एंड डिस्प्यूट्स। इनवॉइस क्या होती है, आपके पास जो भी आपकी बिल होती है, बिल्स कोई या फिर जो भी रिसीप्ट आती है आपके पास उसको हम इनवॉइस बोलते हैं, उनका आपने अप्रूवल कराना है। वो चीज कैसे होगी अब अप्रूवल, वो भी एक आपका ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर ही चाहता है। वो कैसे जाएगा, मान लो आपने 20 चीजों की लिस्ट इसको दी थी, उसने आपको 20 पार्सल प्रोवाइड कर दिए। अब आप वेरीफाई करते हो कि पैरासिटामोल इतनी थी, हाँ इतनी थी, ठीक है। आपने कफ सिरप मंगवाई थी, कफ सिरप आई है इन बॉक्सेस में, हाँ आई है, जितनी क्वांटिटी मैंने लिखी थी उतनी ही आई है, जो ब्रांड मैंने लिखा था वही ब्रांड आया है। बेसिकली चीजों को वेरीफाई करना है, एनालाइज करना है। ये चीज होने के बाद में आप जब पूरा फुलफिल हो जाएगा तब आप इनवॉइस को अप्रूव करोगे। ऑब्वियसली तभी आप अपने बिल को अप्रूव करोगे, कहोगे कि हाँ ठीक है जो सामान मैंने मंगवाया था वही आया है, तो उसकी अकॉर्डिंग अब मैं अपनी यहाँ पे बिलिंग करवा देता हूँ। तो ये चीज क्या होती है, आपकी इनवॉइस को अप्रूव करने की होती है, जो भी बिल है उसको ओके रिपोर्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का सिंपली मीनिंग ये है कि कोई भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन आपके बीच में हो गई, मान लो मैंने ये सामान मंगवाया था, इस ब्रांड का मंगवाया था, वो नहीं आया, या उसकी एक्सपायरी नियर की आई है तो वो मेरे को रिप्लेस करवाना है, या फिर मेरे को उसका रिफंड चाहिए। तो वो सारी जो भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन किसी सप्लायर और बायर के बीच में होगी वो जनरल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है स्टेप 7 विच इज रिकॉर्ड कीपिंग। और ये ऑब्वियस है रिकॉर्ड कीप करना हम सबको इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मेनली रजिस्टर्स में रिकॉर्ड कीप कर सकते हैं कि जो मान लो इतनी इतनी तारीख को मैंने स्टॉक मंगवाया था दोबारा से, या फिर ऑब्वियसली सिस्टम में कंप्यूटर्स में आप ये चीज को अपडेट कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। रिकॉर्ड कीप करना आपके लिए, आपके ड्रग स्टोर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए बेनिफिशियल होता है। इवन एक एक अमाउंट होता है, एक एक पेनी का आपको रिकॉर्ड कीप करना चाहिए ताकि आपका जो भी इन्वेंट्री है वो अच्छे से मैनेज्ड रहे। तो ये तो हमने कुछ स्टेप्स देखे कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि कोई भी आपको प्रोक्योरमेंट करवाना है तो उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कि हमको किस तरीके से कोई भी सामान ऑर्डर करना है तो किस तरीके से हम ऑर्डर करेंगे। अब उस चीज को याद करने के लिए आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि 6 राइट्स आपके पास होने चाहिए। राइट मतलब ओके वाला, ठीक है। राइट, एक राइट होता है लिखने वाला, वो लिखना नहीं है आपको, और एक राइट होता है हक वाला कि ये मेरा राइट है, वो भी नहीं है आपके पास। यहाँ पे राइट मीन्स ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या है, आपको क्या क्या 6 राइट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, विच इज राइट क्वालिटी, कि आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो आपको उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटी की बात आ रही है तो हर बार ये चीज आती है कि हम आपको क्वालिटी तो A1 देंगे, बट यहाँ पे आपका जो अमाउंट हो जाता है वो हाई हो जाता है,
है ना, ऑब्वियसली आपके बजट से बाहर चीज चली जाती है। तो इस चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि मेरे को बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी चाहिए, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मुझे यहाँ पे चाहिए, तभी तो आपको वो चीज एनालाइज करनी है, वही तो चीज हमें सीखनी है यहाँ पे बिजनेस में, ठीक है। तो ये आपकी हो गई राइट क्वालिटी, कि जो भी मेरा प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट आ रहा है, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है राइट क्वांटिटी। क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए कि मान लो अगर मेरे को 10 बॉक्स मंगवाने हैं कि 20 बॉक्स मंगवाने हैं, इस तरीके से। अब वो चीज क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लो अभी फिलहाल आपके पास वो चीज है 10 कप सिरप, या फिर मान लो कि कप सिरप के आपके पास केवल ओनली 10 सिरप बची है, 10 बॉटल्स बची है आपके पास। अब आपको पता है कि आगे आपको ये चीज चाहिए, तो आप क्या करोगे कि 5 बॉक्सेस को ऑर्डर कर दोगे। 5 बॉक्सेस को आपने ऑर्डर करना है, और मान लो एक के अंदर अगर 10 आ रही है तो आपके पास 50 कप सिरप्स ऑलरेडी यहाँ पर हो गई है। अब आपको पता है 10 है, आने में कम से कम 10 दिन 15 दिन लेंगी, तो 10 दिन में ये सारी कुछ सेल हो जाएगी, उसके बाद में मुझे इतना इतना मंगवाना है। और अगर आपको सामने दिख रहा है कि जैसे मान लो कोविड जैसा सीजन था, या फिर ऐसा लग रहा है कि वायरल वाला सीजन है, बार बार बीमारियां हो रही है, तो आप हो सकता है 5 की जगह 7 मंगवा लो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि यार नहीं अभी तो बहुत खांसी जुकाम हो रही है लोगों को, तो 10 बॉक्स ही मंगवा लेते हैं। तो 10 बॉक्स मंगवा के आपने क्या गलती करी, ओवर स्टॉकिंग की। अब ओवर स्टॉकिंग से सिर्फ इतना ही फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जगह उसने ऑक्यूपाई करी है, कि सामान ही तो आया था, कोई बात नहीं, कफ सिरप भी तो थी रखी रहेगी। ओवर स्टॉकिंग डायरेक्टली आपके इफेक्ट करती है आपके बजट को, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उस चीज को सोच रखा होगा कि मेरे पास इतना इतना बजट है, इतने का मैं ये मंगवाऊंगा, वो मंगवाऊंगा, यहाँ पे एक्सपेंस लगाऊंगा, बट अल्टीमेटली इस छोटी सी चीज की वजह से यहाँ पे आपका कितना सारा अमाउंट डिस्टर्ब हो गया। और ऐसे करके तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे काफी सारी जगह पे ये चीज होती है। तो इसीलिए क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे उसके ऊपर ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए रेदर देन सिर्फ क्वालिटी, ठीक है। तो ये 6 राइट्स हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट सोर्स। राइट सोर्स क्या है कि आपका सप्लायर कौन सा होगा। सोर्स मीन सिंपल यहाँ पे बात है सप्लायर की, कि आपको कौन अपनी दवाइयाँ बेचेगा। वही होलसेलर की बात है, ABC तीनों में से जो भी आपको बेस्ट अफोर्डेबल लगता है, जिसकी अफोर्डेबल प्राइस है, जो अफोर्डेबली आपको डिलीवर करवा रहा है चीजें, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, वो सारी चीजें, ठीक है। वो आपको मतलब सप्लायर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है राइट टाइम, कि बिल्कुल किस समय आपको वो दवाइयाँ मंगवानी है। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि इतनी 10-10 टैबलेट मेरे पास रखी है, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें चली जाएगी। तो विद इन अ वीक मेरे पास 1 हफ्ते में जा रही है, तो 4 दिन के अंदर अंदर ही आपके पास सारा स्टॉक आ जाना चाहिए। तो अब मेरे को उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। मान लो अगर 1 हफ्ते में मेरी सारी चीजें खत्म हो जाएगी, और बिफोर टाइम मेरे को ये चीज चाहिए, मतलब अब सेम डे तो नहीं चाहिए, वरना फिर मेरे को लैक ऑफ प्रोडक्ट होगा तो मेरी सेल गिरेगी। तो क्या होगा, अगर 7 दिन का चाहिए तो आपको ये होना चाहिए कि 4 दिन पहले आपके पास सारा स्टॉक आ जाए। अब वो चीज कैसे होगी, जब आप यहाँ पे 7 दिन से 20 दिन पहले अपना जो भी प्रोसेस का काम था, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट करोगे, तब 20 दिन पहले आपने रियलाइज करा कि ना अभी तो मेरे पास 15 बॉटलें बची हुई है। धीरे धीरे रियलाइज किया, फिर वो प्रोसेस बना पूरा, आपने अप्रूव किया, आपके सीनियर ने अप्रूव किया, फिर आपने ऑर्डर दिया अपने सप्लायर को, ABC में से तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करेगा, आपने उस एक को सेलेक्ट किया, वो अपना टाइम लेगा क्योंकि उसको भी तो इतना प्रोडक्ट आपके पास भिजवाना है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। ये चीज आपकी होती है लीड टाइम की, इसको हम कहते हैं लीड टाइम। लीड टाइम क्या है, बेसिकली आपने जब ऑर्डर प्लेस किया और जब तक आपके पास ऑर्डर रिसीव हुआ, उसके बीच का टाइम पीरियड लीड टाइम होता है। तो वो आपको राइट टाइम पे ऑर्डर करना है, क्योंकि आपको पता है आपको भी इन चीजों में टाइम लगेगा, और अगले को भी जो सप्लायर आपको सामान प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपको 1 दिन के अंदर इतनी क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसको भी अपना कुछ टाइम चाहिए, 3 से 4 दिन। इसके अकॉर्डिंगली आपको चीजों को ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, इसीलिए इसको यहाँ पे राइट टाइम का भी एक मेजर इश्यू यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है राइट प्लेस, कौन सी जगह से मंगवाना है, और प्लेस आपके पास अपनी खुद की भी आ जाती है, जो कि होती है वेयर हाउस, कि आपको जो भी प्रोडक्ट मंगवाना है आप इस तरीके से देखोगे कि आपकी वेयर हाउस में भी उतना स्पेस अवेलेबल वहां पर है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है राइट प्राइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट प्राइस मीन्स आपको मिनिमम लॉस के साथ में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होगा, और दैट टू विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, राइट प्राइस के अंदर जाती है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि लॉस हमारा मिनिमम हो, प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो, और जो भी चीज़ें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो पाती है। ठीक है, तो ये आपका गुड प्रोक्योरमेंट के अंदर 6 राइट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो आपको ये 6 आर यहाँ पे याद रखने हैं, 6 राइट्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोक्योरमेंट क्या किया, आपने सारा प्रोडक्ट जितना भी था वो सारा मंगवा लिया, खरीद लिया, अब उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल आपको करनी है, इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है। ठीक है, इन्वेंट्री सिंपल मीनिंग ये मतलब है कि आपके जितना भी सामान है वो सबका आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आप रखते हो वो चीज इसके अंदर आती है। क्लियर। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है, इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री इफेक्टिवली, कि जो भी मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको मैं अच्छे से इफेक्टिवली उनको मैनेज कर सकूं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, साथ साथ में मेरी कॉस्ट भी रिड्यूस हो सके, कम से कम मेरा उसमें खर्चा लगे, और जो भी मेरी ऑपरेशनल एफिकेसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ वो सुधर सके, वो बेस्ट हो सके, और साथ साथ में ओवर स्टॉकिंग कम हो सके। ठीक है, मिनिमाइज ओवर स्टॉकिंग, ये चीज हमने अभी देख ली ओवर स्टॉकिंग का, कि ओवर स्टॉकिंग क्या है और क्यों होगी, जब आप टाइम पे चीजों को ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे तो। ठीक है, सिंपली इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, आपको इन्वेंट्री का अच्छे से ध्यान रखना है, जिसके साथ साथ में आपको कॉस्ट भी अपनी कम करनी है, ओवर स्टॉकिंग भी आपको कम करनी है, और जो भी आपका काम हो रहा है वो इफेक्टिवली चलता रहे, पॉजिटिव वे में चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं कि मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के वैसे काफी सारे मेथड्स होते हैं कि आपको किस किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करके चलना है, बट इंपॉर्टेंटली आपके पास ये 3 मेथड होते हैं। क्वेश्चन आता है तो इन 3 मेथड पे ही आता है, या तो डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि डिफाइन एबीसी एनालिसिस, डिफाइन ईओक्यू एनालिसिस, ठीक है, वीईडी वगैरह कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके से कि इन्वेंट्री कंट्रोल में एनालिसिस के मेथड्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं एबीसी की बात करूं तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आपके पास आती है वीईडी। वीईडी में वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, then essential and last is desirable and EOQ analysis is last। इसके अंदर क्या होता है आपका, EOQ is economic order quantity। ये आपका EOQ की फुल फॉर्म है। तीनों में डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, 1-2 नंबर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें। इन तीनों का काम क्या है कि आपके ड्रग स्टोर के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं आपके, आपको वो किस तरीके से मैनेज करके चलाने हैं, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एबीसी एनालिसिस की, तो एबीसी एनालिसिस क्या है, मैंने बताया आपको ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, आपके ड्रग स्टोर में जितना भी सामान है, जितने भी आपके पास ड्रग्स हैं, टैबलेट्स है, कैप्सूल है, वाइटामिन है, इंजेक्शन है, सारी चीजें आप 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड करते हो। ठीक है, ग्रुप होते हैं 3 अलग अलग, एक ग्रुप होता है ए, एक ग्रुप होता है बी, एक ग्रुप होता है सी। ठीक है, टोटल जितना भी आपके पास गुड्स अवेलेबल है, जितना भी सामान आपके पास अवेलेबल है, वो सारा का सारा सामान 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होता है, ए, बी और सी में। और वो किस बेसिस पे होता है कि उन सब की आपस में काम क्या करते हैं, वो रिएक्ट क्या करते हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट क्या है, और वो किस किस तरीके से डिमांड मांगते हैं। समझ में आ रही है? तो ये चीज यहाँ पे सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, ए, बी और सी। वैसे तो ए बी सी का फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑलवेज बेटर कंट्रोल, बट इसी से ये चीज आप याद रखना कि इसके अंदर ग्रुप्स बनते हैं 3, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो सिंपली क्या है, डिमांड के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे और उसके रिस्क डेटा के बेस पे या फिर उसके यूजेज के बेस पे आप अपने जो भी ड्रग्स हैं उनको क्लासिफाई कर देते हो 3 अलग अलग ग्रुप्स में। तो सबसे पहला ग्रुप जो आता है आपका ग्रुप ए, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक्सपेंसिव इन्वेंट्री आती है। एक्सपेंसिव इन्वेंट्री मींस इसके अंदर अब मैं कह सकती हूँ कि बहुत महंगे जो आपके इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास आते हैं। आप ये चीज भी कह सकते हो कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसिव है नो डाउट, बहुत महंगे आएंगे, बट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ड्रग स्टोर पे कोई ऐसा पेशेंट आ जाए, जिसका जो फैमिली मेंबर है, कोई भी अटेंडी आ जाए जिसका पेशेंट बहुत ज्यादा वहां पर बीमार हो, तो वो चीज क्या होगी, अब उसको वो दवाई चाहिए, भले ही वो दवाई बहुत महंगी हो, बट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज लाइफ और डेथ के बीच की बात होती है।
तो वो चीज़ क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होगी। ऑब्वियसली ऐसी दवाइयाँ बहुत महंगी होती है, और ऐसी भी नहीं तो काफ़ी महंगी दवाइयाँ इस ग्रुप के अंदर आती है। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, अपनी दवाइयों को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ए, बी और सी में, जिसमें जो सबसे महंगी दवाइयाँ आपको ऐसे लगी उसको आपने ए में डाल दिया, जो आपको नॉर्मल सी लगी, ना ज़्यादा सस्ती है ना ज़्यादा महंगी है, वो आपने ग्रुप बी में डाल दी, और जो बिल्कुल ही सस्ती है जैसे पैरासीटामोल है, 10 रुपये का पत्ता आता है पूरा, वो चीज़ क्या करा आपने ग्रुप सी में डाल दिया। ठीक है, ऐसे मान लो कोई एक दवाई जिसका 600 रुपये का पत्ता आता है, तो वो आपने ग्रुप ए में डाल दी। इस तरीके से ये किया। ठीक है, किसके बेसिस पे किया है कि उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कि ग्रुप ए वाली दवाइयाँ सबसे महंगी आती है, तो सबसे महंगी आ रही है उसका क्या मतलब है, मान लो मैंने आपको कहा कि 100 रुपए हैं आपके पास, उस 100 रुपए में आपको 3 दवाइयाँ लेकर के आनी है अलग अलग। एक दवाई आप लेकर के आए हो 60 रुपए की, एक आप लेकर के आए हो 20 की, और एक आप लेकर आए हो 10 की। हो गए 100 रुपए पूरे, 70, 80, 90, 100। हाँ, तो 70 वाली दवाई क्या है, सबसे महंगी। ठीक है, तो ये ग्रुप ए में गई, ये बी में गई और ये सी में गई। तो अब मेरे को क्या पता लगा कि 100 रुपए में सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किसने किया है, ग्रुप ए वाली दवाई ने, क्योंकि वो बहुत महंगी थी। तो इससे क्या होता है ये चीज कि ग्रुप ए वाले क्या करते हैं, 70% ऑफ टोटल बजट को कवर करते हैं। ठीक है, बजट क्या है, यहाँ पे मैंने 100 रुपए का आपको एग्जाम्पल दिया है, बट मान लो जो भी आपका बजट होता है उसका 70% ऑक्यूपाई कौन करता है, ग्रुप ए, क्योंकि ग्रुप ए हमको पता है वो एक्सपेंसिव दवाइयों वाला ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो वो आपका 20% करता है और सी आपका 10% करता है। जो कैलकुलेशन हमने यहाँ करी है एग्जैक्ट वही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आती है, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब क्या है, ग्रुप ए आपको पता है सबसे महंगी दवाइयाँ आती है, ग्रुप ए में आपको ये भी पता है कि वो दवाइयाँ महंगी के साथ साथ में आपकी टोटल बजट का 70% ऑक्यूपाई कर रही है। तो अब ऑब्वियसली आप उन दवाइयों का ध्यान रखोगे। मान लो अगर वो दवाई खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, बिना किसी ना उसकी सेल हुई ना कुछ हुआ, एक्सपायर हो गई, तो वो सारी चीजें आपको लॉस प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलरली इन सारी दवाइयों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल तो सब पे ही रहता है, बट सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किस पे रहेगा, ऑब्वियसली उस पे जो बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है, मॉडरेट सा कंट्रोल किस पे रहेगा, जो ठीक ठाक सी दवाइयाँ हैं 20% वाली, और जो जिसको ठीक है कंट्रोल करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, वो कौन सी दवाइयाँ हैं, सी ग्रुप वाली। या आप ये भी चीज एनालाइज कर सकते हो कि सी ग्रुप वाली दवाइयाँ भले ही आपकी सस्ती हो, बट वो क्या करती है, उनकी सेल जल्दी होती है। तो सेल जल्दी होगी तो ज्यादा हमें यहाँ पे परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी दवाइयों की सेल हो सकता है कि एक तरफ कम हो, डॉक्टर्स ये दवाइयाँ कम लिखते हो, ये वाली और ये वाली ज्यादा लिखते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि नीड्स मैक्सिमम फॉलोअप। मैक्सिमम फॉलोअप क्या है कि आपको बार बार में देखना होगा कि ग्रुप ए की दवाइयाँ आपके पास रखी है, ठीक है, स्टॉक कंप्लीट है, उसकी एक्सपायरी वगैरह क्या है, सेल उसको कब करनी है कब नहीं करनी है, जो भी है, और अगर ऐसा लग रहा है कि नियर एक्सपायरी आ रही है तो आपको इसको रिटर्न भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम ध्यान रखना पड़ता है, फॉलोअप उसको दोबारा उसकी चेकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही ग्रुप बी की दवाइयों में क्या करते हैं, नॉर्मल सा पीरियोडिक फॉलोअप आपका होता है कि मान लो 1 महीने में एक बार कर लिया इस तरीके से, और ये आपका क्या है, नीड्स क्लोज फॉलोअप, वही करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, बट करना तो खैर इसमें भी चाहिए। तो ये आपकी क्या है, ग्रुप एबीसी है। एबीसी एनालिसिस हमने देखा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी की फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसके अंदर आपके ग्रुप्स 3 क्लासेस में क्लासिफाइड है, ए, बी और सी। ए में सबसे महंगी दवाइयाँ जाती है, जो सबसे ज्यादा बजट को ऑक्यूपाई करती है और क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही बी वाली है, तो जो आपकी नॉर्मल होती है, चीप, ना ज्यादा सस्ती होती है ना ज्यादा महंगी होती है, मॉडरेट सा कंट्रोल उन पे रखना पड़ता है। और ऐसे ही सी होती है जो लोएस्ट होती है। ठीक है, जो दवाइयों की कॉस्ट है वो मिनिमम है, 10% ही ऑक्यूपाई आपका करती है, और उसके ऊपर कंट्रोल और फॉलोअप भी मिनिमम या फिर लीस्ट आपका रहता है। ठीक है, ये आपका होता है एबीसी। अब मैंने क्या कहा था, जैसे मान लो आपने इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करोगे, जितनी भी दवाइयाँ आई थी इस तरीके से आप उसको क्लासिफाई करोगे तो मैनेजमेंट उसकी जल्दी हो जाएगी, इजी वे में हो जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका एबीसी कंट्रोल। नेक्स्ट आपके पास ऐसे ही आता है वीईडी एनालिसिस। वीईडी और एबीसी बहुत हद तक सेम है, इनमें हल्का सा एक डिफरेंस है बस कि वी इसके अंदर वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल दवाइयाँ बनाता है। उसके अंदर जैसे आपकी दवाइयाँ मेनली किसके ऊपर क्लासिफाइड थी, कॉस्ट पे, सबसे महंगी, मॉडरेट वाली और फिर सबसे सस्ती। इसके अंदर है कि दवाइयों की सेल किस तरीके से हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं आपके पास वाइटल वाली, बहुत महंगी भी होंगी। ठीक है भाई, ग्रुप ए से बिलोंग कर रही है क्योंकि बहुत महंगी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वाइटल है। अब एड्रेनलिन का यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, वो मैंने अभी आपको लाइफ और डेथ का केस बताया कि किसी को बहुत ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस हैं, उसके अंदर अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो वो दवाई आपकी कौन सी होती है, वाइटल।
अगर ये दवाई आपको मिल गई तो आपके लिए भी ठीक है, आपकी सेल अच्छी होगी, और जो पेशेंट है उसको क्रिटिकल मोमेंट पे वो दवाइयाँ मिल जाएगी तो उसके लिए तो बेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी दवाइयाँ होती है वाइटल वाली। तो आप दवाइयों को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, लाइफ थ्रेटनिंग वाली दवाइयाँ हैं, इनको मैं अलग ग्रुप में रख देता हूँ इस टाइप से। तो वो ग्रुप आपका क्या होगा, वाइटल मेडिकेशंस का होगा। ऐसे ही आपके पास जाएगा ई फॉर एसेंशियल और डी फॉर डिजायरेबल। तो ई फॉर एसेंशियल के अंदर क्या जाती है, आपकी बेसिक दवाइयां जो जनरली ग्रुप बी से बिलोंग करी थी, दोनों बहुत हद तक सेम ही है, बस ग्रुप बी में आपकी कौन सी जाती है, एंटीबायोटिक्स की जो रेगुलरली जा रही है, ठीक है, रेगुलरली जो आपके प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर आती हैं वो। और डिजायरेबल मींस जो नॉर्मली है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, कैप्सूल्स वाली, ये सारी चीजें होती है। तो सिंपली अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी होती होगी, डिजायरेबल्स की, और फिर इसके बाद में इसकी मॉडरेट होती है और इसकी लोवेस्ट होती है। बट लोवेस्ट सेल होने के बाद में भी यहाँ पे ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जैसे एबीसी था वैसे वीडी है, बस इसके अंदर ये टर्म्स हैं, इस टर्म के बेसिस पे आपको याद करना है ये सब। नेक्स्ट आपके पास में लास्ट आता है ईओक्यू एनालिसिस। ईओक्यू एनालिसिस क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अब सिंपल क्या मीनिंग है कि आपने अगर कोई भी इन्वेंट्री आपके पास आई, ठीक है, इन्वेंट्री इन हुई, तब आपने सिस्टम में एंट्री कर दी, सिस्टम में एंट्री करी, फिर मान लो आपने किसी भी एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई भी दवाई को सेल किया, सेल करने के बाद में यहाँ पे ऑब्वियसली इन्वेंट्री से मान लो अगर 10 बॉक्स आए थे, या मैं कह रही हूँ कि 10 सिरप आई थी, 10 सिरप में से आपने एक सिरप यहाँ पे सेल कर दी, तो अब कितनी बची आपके पास, 9 सिरप बची। तो बेसिकली ईओक्यू का काम क्या है कि सारा का सारा काम सिस्टम पे होता है, सिस्टम होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, तो उसमें क्या करोगे, आपने इन्वेंट्री को इन किया और जो भी आप उसका आउट रिजल्ट होगा वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब ज्यादा कैलकुलेशंस इसके अंदर नहीं करनी पड़ती ईओक्यू में, डायरेक्टली आप अपनी सारी चीजों को, जितनी भी आप बिलिंग कर रहे हो, जितने भी आपके पास इन हो रहा है, मटेरियल आउट हो रहा है मटेरियल, उन सबको अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे फिल करते हो तो आपको इजीली अपना आउटकम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी इन्वेंट्री जो है वो आपकी इजीली यहाँ पे मैनेज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री वाला पार्ट था। अब इसके बाद में एक आपका छोटा सा पार्ट बचता है अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल प्लानिंग, ऐसा कुछ करके, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।